गुड मॉर्निंग। दिस इज सीख द लाइट क्लासेज एंड आई एम योर टीचर कैलाश चंद्रा। आज हम 12th क्लास इंडियन हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर में हम अध्ययन करेंगे नगर एवं व्यापार के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नगरों का विकास कैसे हुआ। जो नगरों का विकास हुआ वो कैसे हुआ, और ये नगर जो थे ये महाजनपदों की राजधानी थे। उस समय जितने भी बड़े बड़े नगर थे वो महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे पाटलिपुत्र ये मगध की राजधानी था, जैसे राजगिर ये भी पहले मगध की राजधानी था, बाद में पाटलिपुत्र हुआ जो इस समय पटना है। इसमें आते हैं कि जो ये बड़े नगर थे वो संचार माध्यमों के निकट बसे थे। जितने भी ये बड़े नगर थे वो संचार माध्यमों के निकट बसे थे। जैसे पाटलिपुत्र ये गंगा नदी के किनारे था। गंगा से आने जाने की नावों के द्वारा बहुत बेहतर सुविधा थी। माल आसानी से बंगाल की खाड़ी तक ले जाया जा सकता था। इसी तरह से उज्जैनी ये सड़क मार्ग पर था। ये आजकल जो उज्जैन है मध्य प्रदेश में, ये पूना से भी रास्ता था, इधर जो आपका विजयनगर उधर से भी रास्ता था, मदुरई से भी रास्ता था, और इस समय जो दिल्ली है जो पहले कभी इंद्रप्रस्थ रहा होगा उससे भी रास्ता था। तो इस प्रकार ये उज्जैन का रास्ता था। अब आता है आपका गुहार। गुहार ये समुद्र के किनारे पर था, ये व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर से माल बड़े नावों के द्वारा जिसके ये छोटे जहाज उनसे विदेशों को भी जाता था और विदेशों से भी यहाँ पर आता था। अब आता है कि मथुरा। मथुरा क्या था कि ये व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र था। व्यावसायिक ये उत्तर भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र था, और साथ में ही यहाँ एक कला विद्यालय था जिसे मथुरा कला के नाम से जानते हैं। पहले 2 ही विद्यालय थे, गांधार कला का जो अफगानिस्तान में इस समय गांधार में, और ये मथुरा कला, यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों का विकास हुआ था। तो ये सांस्कृतिक केंद्र भी रहा था। अब क्या है कि जो नगरों की आबादी थी, जो बड़े नगर थे उनमें 2 तरह की आबादी। एक तो ये थी संभ्रांत, जो अमीर थे, जिम्मेदार थे, शक्तिशाली थे, और दूसरे थे कारीगर। ये इनका रोज कमाना रोज खाना, अर्थात ये लोग कमजोर थे। तो इस प्रकार ये नगरों का विकास हुआ था। अब इसके साथ ही ये क्वेश्चन बनता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व संचार के क्या माध्यम थे। तो उसमें आप लिख सकते हैं सड़क मार्ग है, आप नदी मार्ग है, समुद्र तट का किनारा है, या व्यवसाय केंद्र भी था जो चारों ओर से उससे कनेक्टिविटी थी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भारतीय उपमहाद्वीप के भाग से व्यापार के, जो भाग से क्या क्या व्यापार होता था वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। नगर एवं व्यापार में अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर से जो व्यापार होता था किन किन देशों से होता था। तो सबसे पहले हम आते हैं कि उत्तरी अफ्रीका, जैसे मिस्र और सूडान से हमारा व्यापार था। फिर पश्चिमी एशिया जैसे ओमान और अरब देशों से हमारा व्यापार था। इसी श्रृंखला में आते हैं हम पूर्वी और दक्षिणी एशिया, अर्थात हमारा जावा, सुमात्रा, मलाया, इंडोनेशिया, इन देशों से हमारा व्यापार था। और आता है चीन, कि चीन से भी हमारा व्यापार था। तो जो व्यापार का जो मार्ग था वो समुद्री मार्ग था। जो बाहर से व्यापार होता था तो वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता था। अब आते हैं कि व्यापार होता किस किस का था। जैसे अनाज है, कपड़ा है, मसाले हैं, पत्थर, लकड़ी इत्यादि सभी का व्यापार हमारे देश से होता था। अब आता है कि रोमन साम्राज्य में हमारा व्यापार रोमन साम्राज्य से भी था। तो वहां पर किस चीज की डिमांड ज्यादा थी? काली मिर्च और मसाले। ये रोमन साम्राज्य में इन दोनों चीजों की, भारतीय जो थी इनकी काफी डिमांड थी। अब आते हैं सिक्का और गाजे। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सिक्का और गाजे। तो सिक्का और गाजा में जो तांबे के सिक्के चले
सबसे पहले जो तांबे के सिक्के चले वो आहत थे। अब आहत सिक्कों से व्यापार में तेजी आई, क्योंकि इससे पहले वस्तु विनिमय व्यापार था कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। अब जो था तांबे के सिक्कों का चलन हो गया, आहत इनका नाम था। अब आहत पर क्या क्या था, खुदा हुआ कि शासकों की प्रतिमाएं भी थी, प्रतीक चिन्ह थे, चाहे वो किसी रूप में हो, लेकिन प्रतीक चिन्ह थे, किसी किसी पर प्रतिमा भी थी। अब आता है कि जो जब प्रतिमा की बात चली तो जो यूनानी सिक्के थे उन पर प्रतिमाएं भी थी और नाम भी थे सिक्कों पर, जबकि आहत पे ऐसा नहीं था। अब आते हैं कि जो इसके बाद तांबे के सिक्के के बाद जो सिक्के चले वो सोने के सिक्के चले, और ये कुषाण राजा, कुषाण अर्थात कनिष्क, कनिष्क के उत्तराधिकारी और उससे पूर्व के राजाओं ने सोने के सिक्के चलाए थे। अब इनमें क्वेश्चन बनता है कि हमारा किन किन देशों से व्यापार होता था। भारतीय उपमहाद्वीप का व्यापार तो आप लिख सकते हैं, उसमें उत्तरी अफ्रीका से, पश्चिमी एशिया से, दक्षिणी पूर्वी एशिया से, चीन से, और इनमें दक्षिणी पूर्वी एशिया में आप नाम लिख सकते हैं जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा, मलाया, तो इस तरह से इनका नाम। अब आते हैं कि सिक्कों का चलन। एक क्वेश्चन ये बनता है कि 6वीं शताब्दी से पूर्व सिक्कों के चलन से क्या प्रभाव पड़ा। तो व्यापार पर जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि व्यापार में तेजी आई, और इन तेजी से जो सिक्कों से जो तेजी आई उनसे एक नई परंपरा चली कि धातु चेंज हुई। जैसे कुषाण राजाओं ने सोने के सिक्के चलाए, तो जो सिक्कों का जो क्रम है वो पहले तांबे के, फिर सोने के, बाद में चांदी के भी चले। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मूल बातें। मूल बातों में हम चर्चा करेंगे कि अवलेखों के अर्थ कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि अक्षरों को पढ़कर, कि किसी अक्षर को हम मिला मिला के पढ़ते हैं तो अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे कि देवा नाम पिय, यह शब्द है संस्कृत का, और इससे मिलता जुलता शब्द है खरोष्टी में। तो जेम्स प्रिंसप ने सारनाथ में इस शब्द से ही पढ़ करके अर्थ निकाला था। अब आता है कि दूसरी भाषाओं से तुलना करके, जैसा कि मैं भी बता रहा था कि संस्कृत की तुलना खरोष्टी और ब्राह्मी से की गई, लेकिन लंबा टाइम लगा, 8 साल का टाइम इसमें लगा, लेकिन उसने इसमें सफलता पाई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि संस्कृत विद्वानों की भी यूरोपियंस ने मदद ली थी। यूरोपियंस कौन था? जेम्स प्रिंसप, और इसके जो साथ थे वो थे संस्कृत के विद्वान, वो भी उसके साथ रहे, और इन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मी का अर्थ निकालने में जो भारतीय विद्वान थे संस्कृत के, उन्होंने काफी मदद की थी। अब आता है कि प्राचीन जो अवलेख थे वो प्राकृत में थे, प्राकृत यहाँ की प्राचीन भाषाओं में से थे, और जो बाद में अवलेख मिले हैं वो संस्कृत में मिले। तो 2 भाषा होगी, पहले प्राकृत और फिर संस्कृत। अब आता है कि जो जेम्स प्रिंसप ने जो अर्थ निकाला खरोष्टी का और ब्राह्मी का, उसने किस तरह से निकाला, कि कितना अध्ययन करने में टाइम लगा, सारनाथ के अंदर 8 साल लगे थे। तो जेम्स प्रिंसप को 1838 में ये सफलता मिली थी। अब आता है कि अवलेख साक्ष्यों की सीमाएं, कि क्या क्या सीमा है। तो इनकी जो बात करेंगे कि कहीं कहीं अवलेख को बड़े हल्के ढंग से पत्थरों पर उकेरा गया है, जिससे पढ़ पाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अवलेख नष्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि अवलेखों की जो सीमा है बहुत पुराने टाइम के हैं, तो ये नहीं कि वो लेख चलते ही रहेंगे, वो नष्ट भी हो सकते हैं, और जो उसमें अक्षर हैं वो लुप्त भी हो सकते हैं। जैसे कि वो उन पर हल्के ढंग से उकेरा जाएंगे तो वो घिस घिस के हवाओं के द्वारा या प्राकृतिक द्वारा वो नष्ट हो सकते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि अवलेखों का वास्तविक अर्थ निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो उस समय लिखे गए थे, और उस समय की जो भाषा थी उसके जो शब्दों का पढ़ पाना, हमने मिलान से तो अर्थ निकाल लिया, लेकिन वास्तविकता में हम उस अर्थ को पूरी तरह से नहीं निकाल पाए। अब इसमें 4 पॉइंट आता है कि प्रत्येक बात खुदी हुई नहीं है। इसका मीनिंग ये है
कि कुछ बातें हम अंदाजे से या सेंस से भी लगाते हैं कि आगे इसका क्या मीनिंग होगा। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है कि अवलेख बनवाने वाले ने कि हमने भावनाओं को जाना। अवलेख मैंने शुरू में पढ़ लिया लेकिन बाद में नहीं पढ़ा गया, तो हमने उसकी कि ये भावना किस भावना से लिखा गया, इसका मीनिंग क्या था, ये क्या संदेश देना चाहता था जनता को। तो इस तरह से अवलेख बनवाने वाले की भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा की जो लिपि है जैसे खरोष्टी और ब्राह्मी, ये कैसे पढ़ी गई। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि संस्कृत के विद्वानों की मदद से और लंबे पीरियड अध्ययन करके यह लिपि पढ़ी गई। अब इसमें जो अभिलेखों की साक्ष्य सीमा है उसमें आप लिख सकते हैं कि ये नष्ट भी हो सकते हैं क्योंकि उन्हें जो हल्के ढंग से उकेरा गया है, या कुछ अच्छे लुप्त भी हो गए, तो उनसे हम एक अंदाजे से अर्थ निकालते हैं। वास्तविक अर्थ का निकाला जाना ये भी एक समस्या है कि वास्तविक अर्थ उस समय पर क्या रहा होगा। अब आता है कि हर बात खुद ही हुई नहीं है, ये भी बात फैक्ट है, कुछ अंदाजे से हमने लगाई कि इसके बाद क्या हो सकता है। अब जो जितने भी अभिलेख मिले हैं वो क्या है कि भावनाओं को प्रकट करते, तो इस प्रकार इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।